नमस्कार। पाकिस्तान की किस्मत क्या बोले, बड़ी खराब है। खराब ऐसे कि जहां ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिली पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान को तो मिलनी ही नहीं थी। अभी इंडिया और ब्राजील ने मिल करके तीन कंट्रीज की एंट्री रोकी। लेकिन ये तीन कंट्रीज कौन थे? तीन कंट्री थे इंडोनेशिया, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। ये तीन कंट्रीज की एंट्री रोकी। दोनों कंट्रीज ने, इंडिया ने और ब्राजील ने मिलकर। इसके फार रीचिंग इंप्लीकेशंस थे। पाकिस्तान नहीं आ पाएगा और दूसरा ये कंट्रीज नहीं आ पाएंगे। एक्यूज ये किया जा रहा है कि इंडिया टू मच प्रो वेस्ट है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ और अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा करीब है, इस वजह से इनको रोक रहा है, जो कि शायद मॉडरेट या चाइना की ओर टिल्टेड है। वट एवर द केस, दूसरी किस्मत उनकी यह खराब हुई कि कल ही निशा देसाई बिस्वाल, जो कि पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी अमेरिका की, वो अब बन गई हैं अमेरिका की यूएस फाइनेंस एजेंसी की डेप्यूटी सीईओ। अब ये यूएस फाइनेंस एजेंसी है क्या? ये यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि कम इनकम ग्रुप के कंट्रीज और मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज में डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, और वो हेल्प करता है कि वहां पे डेवलपमेंट हो जाए। ये एक पोस्ट और एक इंडियन के पास पहुंच गई। पहले साउथ एशिया इंचार्ज हुआ करती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट डिपार्टमेंट में। उस समय इनको प्रवासी भारतीय अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन अब एक ऐसी जगह बैठ गई हैं जहां से पाकिस्तान के डेवलपमेंट के सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स निकल रहे। आईएमएफ में गीता गोपीनाथ और यहाँ पे निशा देसाई बिस्वाल। खैर, ये चीजें पाकिस्तान को हमेशा हाउंट करती रहती हैं कि निशा देसाई बिस्वाल हो, या हमारे यहाँ की महिलाएं भी कहां कहां पहुंची। और वर्ल्ड बैंक में बग्गा साहब बैठे। देखिए, हर जगह आपको इंडियन मिलेगा। ये भी एक देखने वाली बात है कि कहां तक बचोगे बेटा, हम तो तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। जहां पहुंचोगे हमें पाओगे, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। गाना है इनको। क्या, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब आते हैं वही ब्रिक्स पे वापस, और इसके बाद एक और भी चीज पे बात करेंगे कि यूएई कैसे और गल्फ कंट्रीज कैसे खरीद रहे हैं पाकिस्तान के एसेट्स, और क्या पोजीशन है उसकी। अभी अभी हम बात करते हैं। बेलारूस ने मांगी थी ब्रिक्स की पार्टनरशिप, ब्रिक्स ब्रिक्स में मेंबरशिप। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के इस ब्रिक्स में बेलारूस ने मांगी थी, जिसके लिए लगभग सब तैयार थे। नो डाउट अबाउट इट, बेलारूस के लिए कोई परेशानी नहीं थी। पाकिस्तान चाह रहा था, पाकिस्तान के लिए परेशानी थी। और पाकिस्तान ने एक्यूज भी किया इंडिया को कि इंडिया बार बार उसकी एंट्री रोक रहा है या उसकी उसकी मेंबरशिप को रोक रहा है। लेकिन इंडिया नहीं रोक रहा। इंडिया इंडिया क्यों चाहेगा कि इस ब्रिक्स में आए? देखिए, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस है। ब्रिक्स बिल्कुल मरा हुआ दिखता है। ब्रिक्स ऐसे दिखता है कि एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन नहीं। ये करेंसी ला रहे थे गोल्ड बेस्ड, अभी तो नहीं आई पाई, अभी आने के चांसेस भी नहीं दिख रहे, ठीक है। लेकिन गोल्ड बेस्ड करेंसी अगर वो आइडिया फ्लोट है और आ गई, तो इट्स गोइंग टू बी बिग डील। दूसरी चीज, ब्रिक्स का अपना एक बैंक है। वो बैंक आपको लोन देता है बिना किसी शर्तों के। आईएमएफ तो बड़ी शर्तें लगाता है ना, बिना किसी शर्तों के लोन देता है। और वो उसके पास कई बिलियन डॉलर है। उसके पास जितना बिलियन डॉलर है, वो सारा का सारा वो लगा 33 बिलियन डॉलर के 96 प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है इसी एरिया में। और साथ में ब्रिक्स जो है 43% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मतलब तकरीबन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज में रहते हैं। अभी एक्सपेंशन हो जाएगा तो 50% जा सकता है। और दूसरी चीज, 26% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, खैर इनफैक्ट वर्ल्ड लैंड एरिया से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लैंड एरिया, लेकिन कृषि और खेती और ये टूरिज्म ये सब तो इसमें आ ही जाता है। 30% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इस ब्रिक्स में है। अगर इस ब्रिक्स का कोई पार्ट है, तो आप उधर जाकर के डिस्कशन कर सकते हैं ब्रिक्स की फोरम्स पे। अभी हाल में जो ब्रिक्स की मीटिंग्स हुई थी, उसमें भी इंडिया ने हमेशा ब्लॉक किया अभी कि पाकिस्तान ना एंटर कर पाए, और दूसरे कंट्रीज जो ऐसे हैं जो कि चाइना को ज्यादा फेवर करें, क्योंकि चाइना अकेला ही बाकी रेस्ट ऑफ द ब्रिक्स इकोनॉमी से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। बाकी सारी एक तरफ है, चाइना एक तरफ। तो चाइना पहले से ही हावी है इस पर। इंडिया और दूसरे कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, सॉरी साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये पूरा चाइना की झोली में चला जाए। वैसे ब्रिक्स जो है एक अच्छा फोरम है। अगर बात करें तो इसमें घुसना कौन कौन चाहते हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ईरान।
इन सब पे बातचीत चल रही है। ईरान घुस सकता है, बड़े आराम से घुस सकता है, क्योंकि ईरान को चाइना भी, इंडिया भी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये तीन का सपोर्ट होगा तो घुस जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पे सब उंगली करेंगे, पाकिस्तान को कोई पसंद नहीं करता है यहाँ पे। इसके बाद ब्रिक्स की जो मेंबरशिप होगी, वो मेंबरशिप होगी किस क्राइटेरिया पे आगे, ये भी अभी तक किसी ने बताया नहीं, और कोई बता भी नहीं पा रहा है अभी तक। वो बना नहीं है, और बनेगा तो फिर वो कैसे रहेगा, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। क्या इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो बताया जाएगा। पाकिस्तान कई बार हमें ब्लेम कर चुका है इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी हो। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के एसेट्स कैसे खरीद रहे हैं गल्फ कंट्रीज। अच्छा, गल्फ कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के सामान एसेट्स उठाते जा रहे हैं, और पाकिस्तान के अपना अपना सामान बेच रहा है। पाकिस्तान अपने अपने फिक्स्ड एसेट्स यानी कि लैंड बेच रहा है, अपने पोर्ट्स बेच रहा है, एयरपोर्ट्स बेच रहा है। ये खबर पुरानी है, इसमें लेटेस्ट क्या है मैं बताता हूँ। बिलावल भुट्टो आज लैंड करेंगे यूएई, वहां जाकर के एक तो वो अपनी माँ की यानी कि बेनजीर भुट्टो की एक एक प्रतिमा, वैक्स की प्रतिमा जो मैडम तुसाज में लगती है, या दिल्ली में भी रियल बिल्डिंग में है मैडम तुसाज, तो वैक्स की प्रतिमा मूर्ति का वो इनॉग्रेशन करेंगे, वो वहां पे यूएई में। साथ में कई और चीजों में बातचीत करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, कार्गो टर्मिनल्स कैसे बनेंगे, ये उनका है। यूएई जो है ना 85% कंट्रोल करने जा रहा है कराची पोर्ट को। अब वो सारी चीजें भी ये बात करेंगे। अबू धाबी पोर्ट लिमिटेड जो ग्रुप है वो 25 साल के लिए कराची पोर्ट को ले रहा है। अब इसमें वो जो चार्ज करेंगे पर कंटेनर $18 चार्ज करेंगे। अब मैंने बाकी पोर्ट्स का पता लगाया, तो बाकी पोर्ट्स पे, इंडिया के पोर्ट्स पे भी साइज के हिसाब से चार्ज होता है। बड़ा है, छोटा है, खाली कंटेनर है, हैवी कंटेनर है, उस हिसाब से चार्ज होता है। इन्होंने सीधे सीधे बोला खाली है, भरा है कोई नहीं, $18। तो मुझे लगता है कि इतना इतना नहीं, इंडिया में भी $20 के आसपास तो है, नो डाउट अबाउट इट, तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये चार्ज, जहां तक बात, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और इंडिया में मेजर बल्क पे गेम होता है। अब जहां तक बात कि पाकिस्तान का पीटीसीएल, पाकिस्तान टेलीकॉम जो कंपनी है, उसको यूएई का एलिसैट खरीद सकता है। ये बात भी हो रही है, ये बात भी हो रही है। और पाकिस्तान की ये जो कंपनी है, ये सरकारी कंपनी, इसके साथ साथ पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट जो मोबाइल ऑपरेटर है टेलीनॉर, उसको भी एलिसैट खरीद सकता है। तो पाकिस्तान का पूरा मोबाइल नेटवर्क यूएई के हाथ में चले जाएंगे। और अगर यूएई के हाथ में नेटवर्क चले गए, इंडिया में जो चल रहा है, जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं, चाहे वो वोडाफोन हो, वोडाफोन कहने के लिए वोडाफोन है, लेकिन अब वोडाफोन को इंडियन कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया। जियो अंबानी ग्रुप का है, एयरटेल मित्तल ग्रुप का है, भारती मित्तल। अब भारती ग्रुप, ये नहीं कि हमारे पास जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं और दूसरे नेटवर्क्स भी, वो सारे इंडियन नेटवर्क्स है, फॉरेन के नहीं है। नेटवर्क से होता क्या है कि आप किसी की भी कॉल ट्रैक कर सकते हो, किसी भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी हमारी अपनी कंपनीज हैं, वो रिकॉर्ड भी करेंगे तो हमें पता चलेगा। उस समय वो यूएई की कंपनीज होंगी, किसका फोन रिकॉर्ड हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, आसान काम नहीं होगा। खैर, इंडिया तो इससे बाहर निकल गया, लेकिन हाँ ये जरूर है, पाकिस्तान को उम्मीद ये भी है कि ये टेलीकॉम जायंट जो है एलिसैट, इसने पहले 2005 में पीटीसीएल में 26% स्टेक्स लिए थे। उसका, उसमें भी रिमेनिंग $800 बिलियन बचा था जो उसे देना था, वो भी दे देगा। अच्छा, मतलब 2005 में जो इन्होंने बेचे थे, खा गए होंगे पैसा ये फौजी और पॉलिटिशियंस, और अपने अपने फार्म हाउस खरीदे होंगे। पाकिस्तान का पैसा गया तो गया, बाढ़ में जाए, यही हुआ होगा। खैर, अभी तक दिया नहीं था $800 बिलियन, वो उम्मीद है वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे। ये पाकिस्तान को अगले 3 साल में $80 बिलियन वापस करना है, और उसको वापस करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनको बेचने पड़ेंगे अपने एसेट्स ज्यादा से ज्यादा। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं, इन दोनों ऑपरेशंस को खरीदने के लिए कतर बात कर रहा है काफी टाइम से मींस पिछले 4-5 साल से, 2018 से 5 साल से बात कर रहा है। और 5 साल से बात कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि कराची और लाहौर एयरपोर्ट के बेचना इस समय मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर बॉन्ड निकाले हुए, शरिया कंप्लायंट बॉन्ड्स हैं,
इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वो निकले हुए हैं। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेचने में प्रॉब्लम ये है कि वहां इतना ट्रैफिक नहीं है कि वो सस्टेन कर जाए अपने आप को। तो ये दो एसेट्स भी बेचना थोड़ा टफ हो गया। हाँ, हालांकि पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हम अपने नेशनल एयरलाइंस पीआईए को बेच देंगे। अब आपके जो पायलट हैं वो तो कहीं रिक्शा टांगा चलाते थे और फर्जी वो लेके आए हैं लाइसेंस, उसको खरीदेगा कौन? और जो प्लेन है वो जहां लैंड कर जाए, अभी अभी मलेशिया ने क्या किया था उसको पता ही है आपको, लैंड कर गया, वो उड़ने नहीं दिया। उसके साथ साथ प्लेन्स पुराने हैं और प्लेन्स की कंडीशन खराब है, कुछ लीज पे हैं, कुछ खरीदे हुए हैं, ऐसे सिचुएशन। लेकिन पीआईए को मुझे लगता है, और साथ में ये लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खरीदने की बात कर, बेचने की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें कमाई आ सकती है, नो डाउट। वो एनर्जी प्रोडक्शन कंपनीज जो बोल रहे हैं ये हम बेचेंगे, उनकी सूरत हाल तो ये है कि उनका मेंटेनेंस कई साल से नहीं हुआ, वो प्रोडक्शन कुछ कर नहीं ले, लेकिन फिर भी ठीक है, हो सकता है बेच लें और कुछ निकल जाए। बात पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर की करें तो ये बोला गया है कि 168 कमर्शियल ओन पब्लिक एंटरप्राइजेस बेचे जा सकते हैं। 168 में $90 बिलियन आ जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। क्या इंडिया ने भी यही काम किया था उस समय, लेकिन जितना कर्जा है ना 3 साल में, इसको जितना बेचेंगे उसमें बोला क्या क्या गया है, स्पैनिंग एनर्जी, एविएशन, रेलवेज। अब इनकी रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन पता है पाकिस्तान में कितना है? इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब बिजली से चलने वाले, इंडिया में लगभग पूरा इलेक्ट्रिफाइड है। पाकिस्तान में कितना इलेक्ट्रिफाइड है? ट्रैक, यानी कि बिजली से चलने वाले इंजन कितने चल सकते हैं? या तो बिजली से जनाब, जो जहां नहीं होते वहां या तो डीजल से चलते हैं या कोयले से चलते हैं, राइट? तो बिजली से इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है? 0%। 1 किलोमीटर भी इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक नहीं है, तो उसे खरीदेगा कौन? अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज जो छोड़ के गए थे उसमें ज्यादा कुछ नया आया नहीं है, इन्होंने इन्वेस्ट किया नहीं है। क्यों? क्योंकि फौजी तो बाहर जाते थे ना, तो एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट बनते चले गए, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। खैर, उसके बाद बात करें तो ये लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, माइनिंग, इंजीनियरिंग, होलसेल, रिटेल एंड मार्केटिंग सेक्टर में काफी कुछ बेचेंगे जो सरकारी कंपनियां। एक चीज जो बेची जानी चाहिए, जो 100 करोड़ की है, जिसपे कई मर्डर हुए हैं, जिस पर कई पत्रकारों को पकड़ के जेल में डाला गया है, जिसका बेचना सबसे जरूरी है, वो है फौजी फाउंडेशन और बैरिया फाउंडेशन यानी कि नेवी का, और शाहीन फाउंडेशन यानी कि एयरफोर्स का। क्यों? क्योंकि ये फौजी फाउंडेशन जिस सेक्टर में घुसता है, उस सेक्टर में, जैसे सपोजिंग वो चला गया फाइनेंस सेक्टर में या बिल्डिंग सेक्टर में, डीएचए, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। अब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मकान बना बना के बेचती जा रही है। अरे यार, फौज का काम मकान बना के बेचना है, इंडिया में तो नहीं बेचती, अपने लिए बना लेती फौज, ठीक है? वो अपने लिए भी नहीं बनाती है, वो कहीं से आते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात कि इन इन फौजी फाउंडेशन को बेचते तो पैसा भी आता, और फौजी फाउंडेशन जिस सेक्टर में घुसता है उस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को मार देता है, क्योंकि अपने लिए तो वो बंदूक के जोर पे जाके एक फोन करते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि रहना नहीं रहना या अरेस्ट करें, तो वो अपने टैक्स रिबेट ले लेता उस पर। ऐसा यहाँ कुछ तो नहीं। अगर उस फौजी फाउंडेशन को बेच दें तो मार्केट कॉम्पिटेटिव हो जाए। ये कॉम्पिटेटिव मार्केट नहीं होने की वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है। बाकी बैंक्स और ये और वो, ये सब तो कहाँ चल रहे हैं इनके, इनका सारा मामला गड़बड़ ही है। इसलिए फौजी फाउंडेशन, लेकिन बेचने की हिम्मत किसमें? बहुत सारे लोगों ने इस पे किताबें लिखी हैं, खासतौर से आयशा सिद्दीका ने एक लिखी थी, लेकिन उसके बाद भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि फौजी फाउंडेशन को बेच जाए या फौजी फाउंडेशन को लिक्विडेट कर दे। हालांकि है तो वो देश का ही ना, है तो वो पाकिस्तान का ही, और पाकिस्तान के लोगों के टैक्स से निकली हुई जो इनकम है, जिससे फौजी अपना सैलरी लेते हैं, उसके बाद ही तो वो फौजी बनता है। जब सैलरी लेता है तो उसी को ट्रेनिंग मिलती है पाकिस्तान के टैक्स के लोगों से। फौज में इतने साल नौकरी करता है पाकिस्तान के लोगों के टैक्स के पैसे से, उसके बाद कहीं वो फौजी फाउंडेशन में जाता है या सर्विंग के टाइम पे जाता है। तो फौजी फाउंडेशन, अगर पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते तो आप तो फौजी नहीं चला पाते, तो ये फौजी नहीं होते, ये सारे किसान होते। तो फौजी फाउंडेशन जो है वो, उसको लिक्विडेट करना जरूरी है। पर एनीवेज देखते हैं कि क्या होता है। फौजी फाउंडेशन को जो लिक्विडेट करना चाहेगा यानी खत्म करना चाहेगा, वो खुद खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाल चलोगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।